Hello everyone, welcome to the second part of IIT JAM 2021 solution series. So in this lecture we are going to discuss the numerical part, and MCQ and MSQ part I have already discussed in my previous video. So start करते हैं हम। ये हमारा जैम का क्वेश्चन है और ये हमारे जैम के प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हमारी अभी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, चल रहा ना, अभी हमारी पढ़ाई हो रही है, तो वैसे अभी हमारी क्या हो रही है, पढ़ाई हो रही है। सो लेट्स डिस्कस दिस वन। सो इन दिस क्वेश्चन द वेट लॉस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ जिप्सम टू एनहाइड्राइट। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ जिप्सम जो है वो एनहाइड्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका 1 मोल ऑफ जिप्सम, 1 मोल ऑफ जिप्सम is converting to anhydrite। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CaSO4 2H2O, और एनहाइड्राइट का होता है हमारा CaSO4। ठीक है, तो हमको इसमें व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस जो है वो बेसिकली मेन किसकी वजह से हो रहा है, वेट लॉस हमारा हो रहा है वाटर की वजह से। ठीक है, जो यहाँ पे वाटर है, this one it is getting lost when it is getting converted to anhydrite। so हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर का आप निकालोगे मोलिकुलर जो यहाँ पे वेट है वो कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2, और ऑक्सीजन का हो गया 1 इंटू 2 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल कम 18 और ये 36। ठीक है, और CaSO4 का अगर हम निकालते हैं तो CaSO4 का हो जाएगा हमारा कैल्शियम का 40, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16 इंटू 4। सो दिस विल, ये तो हमारा CaSO4 का हो गया। ठीक है, अभी हमको परसेंटेज ऑफ वेट लॉस निकालना है, तो किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। सो द वेट लॉस परसेंट, क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल है। वेट लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा, जो वाटर है 36 डिवाइडेड बाय टोटल पूरा ये। ठीक है, टोटल पूरा कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम 40 प्लस 32 प्लस 16 टू 4 इज 64 प्लस 36 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। या सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वन हमारा आंसर निकल के आएगा अराउंड, चलना भाई, 20.93%। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना था, इसमें जो बेसिकली जो इक्वेशन थी ना हमारी, कि ये वाली जो इक्वेशन थी आपका, जो जिप्सम से एनहाइड्राइट में कन्वर्ट जो हो रहा है, जो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, दिस वन। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Yeah, so let's discuss the next question of our jam. So let's begin. ठीक है, यहाँ पे एक hollow discoid cylindrical microfossil has an outer diameter of 20 micrometer, height 10 micrometer and the wall thickness of 1 micrometer. ठीक है, the internal volume that can be occupied by the organism is dash। मैं मॉड्यूल में इसलिए कितने बार सिलेंडर के क्वेश्चन डाला था कि सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये सब चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर रहे हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स पे। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको गिवन है कि आउटर डायमीटर जो है, ठीक है, कैपिटल डी से नोट कर लेते हैं। आउटर डायमीटर हमको दिया है 20 माइक्रोमीटर, हाइट दी हुई है डिस्कॉइड की 10 माइक्रोमीटर्स, एंड वॉल की थिकनेस दी हुई है हमको 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म पूछा हुआ है। तो ये नॉर्मल सिलेंडर ही है ये। तो एक सिलेंडर हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो दिस इज अवर सिलेंडर हियर। ठीक है, इसकी हाइट हमको यहाँ पे दी हुई है कितनी, 10 माइक्रोमीटर। अब इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है हमारा
समवॉट ऐसा शेप का उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे, वॉल थिकनेस, दिस वन वॉल थिकनेस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर, बिगर डायमीटर मतलब 20, तो ये पूरा दिस इज होल इज योर 20 माइक्रोमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा सेंटर से, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर। और अगर ये 10 माइक्रोमीटर है तो बच्चों जो थिकनेस है हमारी, ठीक है, ये वाली, ये थिकनेस ये कितनी आ जाएगी 10, ये पूरा 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 9 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो हमारा अंदर वाला सिलेंडर है, ठीक है, ये वाला जो हमारा अंदर का सिलेंडर है, दिस वन, इसका हमको क्या क्या पता चल गया है, इसका हमको पता चल गया है रेडियस, इसका हमको पता चल गई है हाइट। लगा दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला और आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दैट वन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इंटरनल वाले का निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो शेडेड किया वही हमको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है हमको। आर इज योर, रेडियस इज योर 9 का स्क्वायर, और हाइट है हमारी 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 81 इंटू 10। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ गया 2544.690, ठीक है। और एक डेसिमल प्लेस तक ही लेना था तो ले लेते एक डेसिमल प्लेस तक। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2544.6। यूनिट कन्वर्जन की कहीं भी जरूरत नहीं थी, माइक्रोमीटर में सब कुछ गिवन था, यहाँ पे माइक्रोमीटर में था, यहाँ भी माइक्रोमीटर में था, यहाँ भी माइक्रोमीटर में था, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Yeah, so let's look to this question number 3 from our JAM NET. So during the concretionary growth of a spherical grain, ठीक है, कीवर्ड क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, spherical grain of radius 2 Armstrong, the rate of change of surface area with respect to change in radius of the grain is, यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ चीजें जो सबसे पहले हमको देखनी है वो तो एक तो यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर पे दिया है और यहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग पे है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो वो हम यूनिट जो है बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो कीवर्ड था वो था हमारा स्फेरिकल ग्रेन, ठीक है। और तो हमको पता है कि हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो सॉल्व करते हैं फिर इसको। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको, डी ए बाय डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे डी बाय डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 4 पाई में हमारा 4 पाई बाहर आ जाएगा, हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर का, ठीक है। तो हम अगर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2r, सो दिस विल बिकम 4 पाई 2r, है ना। उसके बाद हमको गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमको r की वैल्यू, दैट इज 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमको r की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो ये पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 4 पाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर या सो लेट्स सॉल्व दिस वन, है ना, ये इतना आ गया हमारे पास। तो दिस यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सो दिस विल बिकम 4 4 16 पाई, ठीक है, 16 पाई आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आता है, 16 इंटू 3.14, ओहो 16 इंटू 3.14, so this will come out to be 50.4
50.24 ये हमारा आ गया आर्मस्ट्रॉन्ग पे, ठीक है। और आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है हमारा, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। नाउ ये इट इज आज इन सेंटीमीटर है ना, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 50.24, 10⁻⁻10 मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 50.24, क्योंकि 10⁻⁸ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो द आंसर विल कम आउट टू बी, कितने डेसिमल प्लेस तक लेना है, 2 ना, सो 50.24 is the answer of this question. So let's move to the next question now. So let's discuss this question. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप का लगा मुझे, तो देखते हैं। The given section with a uniform lithology and sedimentation records a 2 ash layer dated at, ठीक है, तो the given section with a uniform lithology and sedimentation great record of the 2 ashes dated at 77 million years and 76 million years. So एक तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, एंड दिस वन है ना। So an index fossil species present in the lower part of the section become extinct at a horizon of 7 meter above the base. मीन्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा जो स्पीशीज है एक्सटिंक्ट हो गया। सो द एस्टिमेट एज ऑफ एक्सटिंक्शन इवेंट इज डैश मिलियन ईयर्स, तो मिलियन ईयर्स में निकालना है। सो लेट्स सी दिस वन। सो 1 पे 77 एज है और 3 पे हमारी एज है 76 है ना। तो एक पर्टिकुलर इसको छोड़ के, मतलब एक नंबर को छोड़ के दूसरी एज हमारी आ रही है। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छे से बताता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ 4 को छोड़ दूं तो अगली एज क्या होगी 5 की 75, ठीक है। पैटर्न देख रहे हो आप, देख रहे हो वो वापस से ये वाला मेम क्यों याद आ जाता है मेरे को यार, देख रहे हो वाला। सो यहाँ से एक 4 को हमने छोड़ दिया तो एक एज आ गई 75। अगर हम 6 को एक और छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितनी एज आ जाएगी आपकी 74 मिलियन ईयर्स। तो 7 पे तो 7 मीटर अबव द बेस पे तो एज पूछा हुआ है ना हमको, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 74। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। या सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सो लेट्स सी इन द फॉलोइंग आइसोबैरिक टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसोबैरिक टेम्परेचर दे दिया है तो बताऊंगा इसका मतलब क्या हो गया, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे। द कंपोजिशन डायग्राम द नंबर ऑफ कॉमन फेस इन ऑल द इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। इनवेरिएंट पॉइंट है तो इनवेरिएंट पॉइंट जो होता है आपका, यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 0, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में डी क्यों लिख दिया, एफ माफ कर देना भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। अब नंबर ऑफ कॉमन फेसेस पूछा है। पहली चीज तो ये जो फिगर है हमारा, ये फिगर अगर आपने थोड़ा भी मतलब इंजीनियर पढ़ा है तो हमको पता है ये 2 कंपोनेंट पेरिटेक्टिक वाला है, ठीक है। जहाँ पे फॉस्फराइट, यहाँ पे इंस्टेटाइट और यहाँ पे SiO2 वाला जो है वो यही था, है ना। तो ये उसका है। तो हमको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट तो हमारे पास, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। अगर आप अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का जनरल अगर फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, दैट इज F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 क्यों लेंगे, क्योंकि आइसोबैरिक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट, देखो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए 0, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको 0 चाहिए क्योंकि इनवेरिएंट पॉइंट है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं हमारे पास 2, ठीक है, माइनस ये हम ले लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x मैंने फेस को लिया था, ठीक है। यहाँ पे तो नंबर ऑफ फेसेस कितने आ जाएंगे इनवेरिएंट पॉइंट पे 3। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। या सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारा ये। सो द डेंसिटी of a 200 gram Gabbro sample
cut into a form of cube is 3125 kg per meter cube. The length of the sample is, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गिवन जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं। आप लोग देख रहे हो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम से कितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ना। तो ग्रेड 10 में एक चैप्टर है, ठीक है, मेंसुरेशन नाम का। इसको आप एक बार मतलब इसके वीडियोस वगैरह सारे फॉर्मूले वगैरह आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे जो गिवन है हमको, ये मास गिवन है 200 ग्राम्स, इज कट इनटू अ फॉर्म ऑफ क्यूब, जिसका हमको डेंसिटी दिया हुआ है। कितना हो गया डेंसिटी? 3125 kg पर मीटर क्यूब। अब ये ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 kg, ठीक है। डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज गिवन हाउ मच? 3125 इज इक्वल टू मास इज गिवन एज 0.2 अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ से वॉल्यूम विल कम आउट टू बी 0.2 डिवाइडेड बाय 3125। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब जो हमारा जो सैंपल है उसको हमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया है? क्यूब के फॉर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? अगर ये हमारा क्यूब है, ठीक है, सपोज ये क्यूब है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम, अगर इसका एक साइड की लेंथ ए है तो सारे साइड ए लेंथ के होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, इस फिगर के अकॉर्डिंग ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब। सो यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04 मीटर, ठीक है। अब आप इसको तुरंत यहाँ पे लिख देना, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो mm में पूछा है ना। तो mm में पूछा है तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस टर्म विल मल्टीप्लाई विथ 1000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 mm। So 40 mm is the answer of this question. So let's move to the next question now. So let's look at the question number 7 now. A bed with an attitude of 20 degree and 30 degree north is rotated 55 degree counterclockwise looking northerly along its straight line. So the dip of the bed after rotation will be dash degree northwest. ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टीरियोग्राफ ड्रॉ करके ट्राई करें इनको सॉल्व करने का, तो जल्दी हो जाता है। या फिर आप 3D तरीके से इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्टीरियोग्राफ प्लॉट करूंगा तो नॉर्थ 20 डिग्री ना, यहाँ पे नॉर्थ 20 डिग्री समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। और बेड का डिप है 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। तो ये मेरी स्ट्राइक लाइन हो गई। बेड का डिप 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट है, तो बेड का डिप समथिंग ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। नाउ इट इज रोटेटेड 55 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मींस इस डायरेक्शन में हमने इसको 55 डिग्री रोटेट किया यहाँ पे, ठीक है। वी हैव रोटेटेड इट बाय 55 डिग्री नॉर्दर्ली अलोंग इट्स स्ट्राइक लाइन। सो द डिप ऑफ द बेड आफ्टर रोटेशन कितना हो जाएगा? सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पहले ही डिप का बेड 30 डिग्री था नॉर्थ वेस्ट में, और आपने उसको 55 डिग्री और नॉर्थ वेस्ट में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो दिस विल बिकम 30 प्लस 55 विच इज इक्वल टू 85 डिग्री, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी 85 डिग्री। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन तो इजी था ना। So if the indices of the refraction of a uniaxial section are this one, and the retardation between the two rays is 550 nanometer, then the thickness of the section is how much micrometer? माइक्रोमीटर में पूछा है तो इस चीज का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो हमको एक चीज पता है कि रिटार्डेशन जो होता है, रिटार्डेशन, ठीक है, इसको डेल्टा नोट करते हैं, इज इक्वल टू बाई रिफ्रेंजेंस इनटू थिकनेस, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, एंड थिकनेस इज अवर टी। तो रिटार्डेशन की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है यहाँ पे? 550 नैनोमीटर मीन्स इनटू 10 टू द पावर
-9 मीटर, और बाय रेफ्रिजरेंस हमारा आ जाएगा 1.653 -1.544 इंटू थिकनेस। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, ठीक है, आपका आंसर निकल के आएगा इसमें, वेट लेट मी कैलकुलेट, 5.04 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर है, 10⁻⁻⁶ है, तो आप एक बार खुद कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना था। सो आंसर इज दिस वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द NET section. So a drill run of 3 meter was carried out in a cold field site where the rock sample were recovered only for a cumulative length of 255 सेंटीमीटर। तो 255 सेंटीमीटर का ही रॉक हमने रिकवर किया है, जबकि ड्रिल रन हमने किया था 3 मीटर का। सो वी हैव टू कैलकुलेट द कोर लॉस परसेंटेज। ठीक है, सो हमने जो हमारा जो ड्रिल रन था, जो हमने पूरा मतलब ड्रिलिंग की थी, वो था हमारा कितना, 3 मीटर का। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना जाएगा, 300 सेंटीमीटर। नाउ जो हमने रिकवर्ड किया है, ठीक है, रिकवर्ड लेंथ हमारी कितनी है, रिकवर्ड लेंथ हो गई हमारे पास 255 सेंटीमीटर। तो हमको लॉस कितने मीटर का हुआ, हमको लॉस हुआ यहाँ पे 300 माइनस 255 यानी 45 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस। क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये लॉस इन परसेंटेज पूछा हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज हो गया हमारा लॉस बाय टोटल ड्रिल रन। ठीक है, टोटल ड्रिल रन इनटू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा दिस विल कम आउट टू बी 15%। ठीक है, so 15% is the answer of this one. So 15 is the answer of this question. So let's move to the next question now. Yeah, so let's see this question now. This is our question number 10. ठीक है, so a muscovite has a following composition in which iron is ferrous. The amount of aluminium in tetrahedral site will be. ठीक है, हमको ये इक्वेशन दी हुई है मस्कोवाइट की। सो मस्कोवाइट की जो जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन होती है मस्कोवाइट की, फॉर्मूला जो है मस्कोवाइट का वो होता है हमारा KAl2 AlSi3 O10 और OH ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे दिस वन, ये ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेट्राहेड्रल साइड को। ठीक है, हमको जो क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो ये वाली क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन भी है और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी है। तो इसको अगर मैं जो गिवन इक्वेशन है वो यहाँ लिख दूँ, अगर KAl2.50 Fe0.25 Si3.25 O10 और OH का ट्वाइस, ये इक्वेशन हमको दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, आप इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये वाला एल्यूमिनियम है, ये रिप्लेस हो रहा है हमारा Fe से, है ना। सो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे सिर्फ 2 ही आयन को हमको अरेंज करना पड़ेगा, और हमको पता है कि टेट्राहेड्रल साइट पे कितने आयन्स होते हैं आपके, 4 होते हैं। तो टेट्राहेड्रल साइट ये वाली साइट है वैसे, तो इसको मैं रीअरेंज करके अगर ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि KAl एल्यूमिनियम यहाँ पे अपना 1.75 हो गया और Fe 0.25 और यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है, बचा कितना एल्यूमिनियम, अगर 1.75 यहाँ पे निकल गया इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना बचेगा हमारे पास, ये दोनों मिला के कंबाइन मिला के हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2.50 एल्यूमिनियम है। दिस इज क्लियर।
सो अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइट में अगर मैं यहाँ पे एक्स ले लूँ एल्यूमिनियम को, और SI का कंसंट्रेशन दिया हुआ है SI 3.25 एंड O10 दिया हुआ है O10 एंड OH ट्वाइस। सो टेट्राहेड्रल साइट में हमें हमारे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं 4, तो आपको यहाँ पे 4 बनाना है। तो यहाँ 3.25 तो ऑलरेडी टेकन बाय द सिलिकॉन। सो बचा कितना यहाँ पे, अगर इसको 4 करना है हमको तो हमको बचेगा कितना, सिर्फ 0.75। 0.75 में इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल 4 आ जाएगा ना। 4 आपको टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइट में नंबर ऑफ आयन होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.75। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा किसका, मस्कोवाइट का, दैट इज दिस वन। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा मस्कोवाइट का। ये गिवन इक्वेशन है हमको, ठीक है, गिवन इक्वेशन है। अब गिवन इक्वेशन में से जो 2.50 में से 1.75 एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, और टेट्राहेड्रल साइट ये वाला साइट होता है हमारे पास। तो सिलिकॉन का तो ऑलरेडी 3.25 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन से आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एल्यूमिनियम कितना ले सकता है, यहाँ पे सिर्फ 0.75 ही तो ले सकता है, ताकि वो 4 टेट्राहेड्रल मतलब 4 आयन टेट्राहेड्रल साइट का बना सके। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.75। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। ठीक है, सो इन अ यूवेवराइट गार्नेट, ये हमको दिया हुआ है, Ca इज इन क्यूबिक कोऑर्डिनेशन और Cr इज इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, Si इज इन tetrahedral coordination. The electrostatic bond strength of Ca2 plus central ion is। तो हमको इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ Ca2 प्लस की फाइंड करनी है। ठीक है, Ca2 प्लस की वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड स्ट्रेंथ हियर। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूलेशन होता है आपका आयंस डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। इन दिस क्वेश्चन जो हमको Ca है वो क्यूबिक कोऑर्डिनेशन में है। ठीक है, क्यूबिक कोऑर्डिनेशन में। सो क्यूबिक कोऑर्डिनेशन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और आयंस कितने हैं हमारे पास Ca के, आयंस तो है सिर्फ 2। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम कितना आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। सो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। सो 0.25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। अरे वो हाइलाइटर ही सेलेक्ट नहीं होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन इजी था। इसमें आपको बस पता होना चाहिए था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला ये होता है हमारा नंबर ऑफ आयंस अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, और क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 8। Ca का चार्ज दिया हुआ था हमको यहाँ पे 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2/8 मीन्स 1/4 एंड आंसर इज कम आउट टू बी 0.25. So 0.25 is the answer of this question. So let's move to the next question. So ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का है। ठीक है, काफ़ी टाइम से जोक भी नहीं मारा मैं, है ना, काफ़ी सीरियस ही चल रहा है वीडियो। क्या करेंगे, एक तो कंटिन्यूसली इतने सारे क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। और आज सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, सैटरडे है, आज वर्किंग भी नहीं है, जॉब नहीं था, तो मैं सोचा सुबह सुबह प्यारे प्यारे जेएम के बच्चों की मदद कर दी जाए। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इन एन ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट विथ एन एटीट्यूड ऑफ दिस वन, द नेट स्लिप वेक्टर हैज अ लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड द रेक इज 30 डिग्री साउथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन। सो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेड अलोंग द फॉल्ट प्लेन टेरेस परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट इज। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमको जो मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूंगा। सो दिस इज अवर नेट स्लिप हियर। ठीक है, नेट स्लिप का अमाउंट, और हमको रेक दिया हुआ था यहाँ पे 30 डिग्री, और स्ट्राइक के परपेंडिकुलर जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हम डिप स्लिप बोलते हैं, डिप स्लिप कंपोनेंट, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। कंपोनेंट, अरे अंग्रेजी। ठीक है, सो ये इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई थी यहाँ पे, 20 मीटर्स
एंड लेट्स फाइंड दिस वन। सो अब तो इजी हो गया ना आपको ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लगा देंगे आपका sin 30। So sin 30 is what? Your perpendicular upon hypotenuse, means dip slip by your net slip, that is 20. So dip slip component कितना आ जाएगा हमारे पास 20 into sin 30 degree, and dip slip will be equal to 20 into 1 by 2, which is equal to 10 meters. So the answer of this question is 10 meters. ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ध्यान रखनी थी कि आपको एक तो लेंथ यहाँ पे गिवन कर रखा था, है ना, लेंथ आपको गिवन था, नेट स्लिप वेक्टर का लेंथ गिवन था। उसके बाद ऑब्लिक फॉल्ट था, तो ऑब्लिक फॉल्ट के केस में ऐसे फिगर बनता है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद रेक हमको 30 डिग्री दिया हुआ था, तो रेक हमारा ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और उसको वर्टिकल प्लेन में मेजर करते हैं ना। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेड, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेड along the fault trace perpendicular to the strike, ठीक है। सो ये जो कंपोनेंट होता है यहाँ पे हमारा, दिस इज योर स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर हमारा जो होता है डिप स्लिप कंपोनेंट, उसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। थोड़ा सा वर्ड के साथ खेला था, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, सो द आंसर कम आउट टू बी 10 meters. So let's move to the next question now. Yeah, so let's start the question number 13 here. So discuss करते हैं इसको भी। The width of the outcrop of a fault zone on a flat surface is 100 meter as shown in the figure. A vertical bore hole through a fault zone measured its vertical thickness is 100 meter. The true thickness of the fault zone is, ठीक है। इस क्वेश्चन में we have to find the true thickness of the fault zone. मीन्स एक तो हमको ये वैल्यू दी हुई है, एक ये वैल्यू दी है, तो ट्रू थिकनेस क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना यहाँ पे दिस वन, सो दिस इज योर ट्रू थिकनेस, ठीक है। ये हमारी हो गई क्या, ट्रू थिकनेस। तो अगर इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री वे में अगर इसको खींच के ले जाए इस फिगर को, तो एक तो हमारे पास ये ऊपर का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 100 मीटर, और दिस वैल्यू इज गिवन टू एज 100 मीटर, है ना। Means this is given as 100 meters and this distance is given as 100 meters, और जो हमारा ट्रू थिकनेस है वो समवॉट, एक सेकेंड, जो हमारा ट्रू थिकनेस है वो, अरे प्लीज सेलेक्ट हो जाओ, सो दिस इज आवर ट्रू थिकनेस हियर, ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। सो लेट्स ज्वाइन दिस, को हम ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल बन के आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे जो बी डी है हमारा, बी डी क्या है, हमारा ट्रू थिकनेस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो अगर सिर्फ आप ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल देखें, एबीसी ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, क्यों अप्लाई किया मैंने टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दोनों गिवन है, तो 100 by 100 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। सो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। थीटा आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, दिस इज योर एंगल थीटा। सो यहाँ से ये 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी, 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है बी डी। सो इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, तो अब हमको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री बीडीसी ट्रायंगल में, मींस आपका बीडीसी ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। दिस ट्रायंगल में वी विल अप्लाई अगेन द ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रू थिकनेस हमको निकालनी है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी डी जो कि हमारी ट्रू थिकनेस है, अपॉन, मैं बेस बोल दिया, हाइपोटेन्यूज भाई सॉरी, है ना, अपॉन बी सी, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू हमने 45 निकाल ली थी, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ट्रू थिकनेस जो हमारी बी डी है अपॉन 100। सो ट्रू थिकनेस जो है बी डी वो आ जाएगी हमारे पास साइन 45 डिग्री इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.707 इंटू 100, 7071 इंटू 100, तो
यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 70.71 मीटर। BD ही हमारी ट्रू थिकनेस है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। तो लिख देते हैं हम 70.71, 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा था ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Yeah, so let's discuss this question very quickly. So the following table shows the modal abundance and mineral composition of the data of a plutonic igneous rock. The amount of SiO2 in the bulk composition of the rock is dash percentage. So bulk composition of SiO2 हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, और मोड परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है. So let's solve this one. So सिलिका का परसेंटेज, सिलिका का परसेंटेज मतलब सिलिका इन ओलिविन कितना है आपका, इट्स 0.34. ठीक है, सिलिका आपका CPX पे कितना है 0.55 और जो आपका सिलिका OPX पे कितना है 0.58. ठीक है, अब हमको निकालना है बल्क कंपोजिशन ऑफ सिलिका. सो हाउ यूल डू इट, कुछ भी नहीं करना आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 0.34 इंटू 45 प्लस 0.55 इंटू 35 प्लस 0.58 इंटू 20 अपॉन टोटल. जो टोटल है हमारा वो है 100. ठीक है, इनको ऐड करेंगे टोटल आएगा 100 और परसेंटेज में निकालना है तो 100. सो दिस 100 विल कैंसल आउट और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आता है, लेट मी सी, इट विल कम आउट टू बी 46.15. ठीक है, इन परसेंटेज. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 46.15%. इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, बल्क कंपोजिशन कैसे निकालते हैं हम इसमें आपका इसको कन्वर्ट कर लेना है नॉर्मल में और फिर देन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मॉडल परसेंटेज से. ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. इसीलिए दो डेटा का यूज करके ही इसको सॉल्व करना था. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसका आंसर वापस कितना आ गया 46.15. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. या सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. Rowdy baby. ठीक है, if the activity of a radioactive mineral falls from 800 counts to 500 counts in 80 minutes, the half life of the mineral is equal to dash minutes. ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ मिनरल निकालना है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t. ठीक है, दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला है ना. और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, n की वैल्यू इज गिवन एज 500 एंड इनिशियल था हमारा 800 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस लैम्डा. ये 80 मिनट्स में दिया है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ये 80 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 4800 सेकेंड. सो यहाँ पे लिख देते हैं 4800. तो यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप विल बी 500 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा 4800. राउडी में भी ना बहुत ही मतलब मस्त सॉन्ग है. मतलब अभी मैं साउथ में आया हूँ तो मैंने वो सॉन्ग सुना, मतलब क्रेजी फैन हो गया मैं उस सॉन्ग का. सो ये 5 को 8 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 0.675 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा 4800. ठीक है, अभी जब इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो अभी नेचुरल लॉग लग जाएगा. नेचुरल लॉग ऑफ 0.675 इज इक्वल टू माइनस लेमडा 4800. ठीक है, इसका नेचुरल लॉग का आंसर आता है आपका माइनस 0.4700 इक्वल टू माइनस 4800 लेमडा. ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा. लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 9.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5.
तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, हाफ लाइफ। ठीक है, हमको हाफ लाइफ यहाँ पे निकालना है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है आपका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा हियर, इट विल कम आउट टू बी 0.693 डिवाइडेड बाय 9.79 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, ये आंसर आपका आएगा किसमें, सेकेंड्स में, है ना। सो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास फाइनल निकल के आएगी 7077.44 सेकेंड्स। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर मिनट्स में, क्योंकि मिनट्स में हमको यहाँ पे पूछा हुआ है। सो टी हाफ विल बी इक्वल टू, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 117.45 मिनट्स। सो हाउडी बेबी हो गया यहाँ पे, और इसका आंसर आ गया दिस वन। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। बढ़िया क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन ही करना था इसमें, और तो कुछ था नहीं। 117.45, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। या सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ अवर जैम क्वेश्चन। सो रिफर टू द schematic sketch given below. The average saturated density of a oceanic crust is this one. ठीक है, सो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हमारा, इसको रो 1 ले लेते हैं। तो रो 1 की डेंसिटी हम कितनी दी हुई है, 3200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड एक मिनट, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट ना मीन्स दिस वन, सॉरी माफ कर देना बच्चों मेरे को। दिस इज 3200 kg पर मीटर क्यूब। और ओशियनिक वाटर की हमको डेंसिटी, रो 2 इसको ले लेते हैं। ओशियनिक वाटर की डेंसिटी हमको दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखो हड़बड़ी में गलती हो जाती है ना, तो हमको आप माफ कर देना। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको 10 लेना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 10। We have to take this as 10। अरे यार क्यों नहीं सेलेक्ट होता मार्कर यार, मैं सब फेंक फाक दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। 10, हाँ। The overburden pressure at point P located at 2 kilometer below the sea bed and 4 kilometer below the ocean floor is dash MPa। So overburden pressure हमको निकालना है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P पे overburden pressure निकालना है। और ये जो पॉइंट P है, इस पे प्रेशर आपका एक तो क्या बोलते हैं, क्रस्ट की वजह से भी लगेगा और ओशियनिक वाटर की वजह से भी लगेगा। मतलब ये जो क्रस्ट है यहाँ पे, इसकी वजह से भी इस पॉइंट P पे प्रेशर लगेगा, जो क्रस्ट है हमारा दिस वन। ठीक है, और इसके अलावा जो ओशियनिक वाटर है हमारा, उसकी वजह से भी इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, मींस दिस वन। ठीक है, सो क्या करना है आपको, बस ऐड कर देना है दोनों में जहां प्रेशर लगेगा। सो ओवरबर्डन प्रेशर एट पॉइंट P, तो वो किसकी वजह से लगेगा, आपका प्रेशर ड्यू टू क्रस्ट प्लस प्रेशर ड्यू टू ओशियनिक वाटर। सो प्रेशर ड्यू टू क्रस्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे रो 1 G H1 मीन्स ये आपकी हाइट कितनी है यहाँ पे, ये टोटल ना, इस टोटल की वजह से जो यहाँ पे हमको प्रेशर लग रहा है यहाँ पे रो 1 G H1। ठीक है, सो टोटल जो क्रस्ट है हमारा, वो मतलब क्रस्ट की जो हमारी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, दिस इज योर हाइट ऑफ द क्रस्ट, राइट, दिस इज योर हाइट ऑफ द क्रस्ट, दिस इज अ टोटल 4, सो दिस विल बी योर 2 किलोमीटर्स। ठीक है, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने और कुछ नहीं। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। प्लस हमारा ओशन जो है रो 2 G H2 हाइट है आपकी ये वाली। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो रो 1 की वैल्यू हमको गिवन है, इट्स 3200। सो 3200 इंटू 10 लेना है, इंटू हाइट अभी ये जो केजी मीटर क्यूब में था ना यहाँ पे, तो हाइट को भी आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका, 2000 मीटर्स।
So this I can write as 2 into 10 to the power 3. सिमिलरली उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 10 to the power 3. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 64 into 10 to the power 6 plus this will come out to be 20 into 10 to the power 6. तो 10 to the power 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 into 10 to the power 6. अगर हमको मिलियन ईयर में यहाँ पे पूछा हुआ है तो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 84 मिलियन ईयर के बोल रहा हूँ मैं, मिलियन पास्कल, 84 मिलियन पास्कल में इसका आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, पास्कल क्या होता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है, इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखना. सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 84. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन, wait my laptop, wait. Yeah, so we can discuss this now. Little bit problem has arose. Wait a second, can I draw here? Yeah, so crystal lattice has a part, lattice parameter आपको given है यहाँ पे this one. ठीक है, और plane intercept यहाँ पे given था this one. ठीक है, आपको मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना था. इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको. जो लेटिस पैरामीटर है 4.26, इसको इंटरसेप्ट से हम डिवाइड कर देते 2.13, तो हमारा आंसर निकल के यहाँ पे आ जाता. तो कितना हो जाएगा ये 2, एंड इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, एंड व्हेन वी डिवाइड दिस इज तो आ जाएगा 212. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 212. सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सो टेक्निकल ग्लिच आया है, आई विल करेक्ट इट. सो the answer of this question is 212. So let's move to the next question now. Yeah, so let's discuss the question number 18. This question came from our igneous petrology part. So let's solve this one. So in the following diagram, represent a binary phase diagram for a system AB at atmospheric pressure. If X is the initial composition of melt, then the amount of melt that converts when the magma cools from 1400 degree to 1250 degree Celsius in percentage. ठीक है, सो हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या 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 हमारे पास 1400 डिग्री टू 125 डिग्री पे जा रहा है. सबसे पहले हमको 1400 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, जो टेम्परेचर हमारा ये वाला है, और दूसरा 1250 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मेल्ट टू लिक्विड का परसेंटेज. ठीक है, सो सबसे पहले हम अगर 1400 वाले पे लीवर रूल अप्लाई करें, मीन्स आपका ये वाला जो पोर्शन है दिस वन. ठीक है, दिस वन. सो मैंने निंजा टेक्निक आपको क्या बताई थी कि जो एक्स का बल्क कंपोजिशन है, ठीक है, एक्स का बल्क कंपोजिशन का कहाँ पे, यहाँ पे 30 पे, और इस तरफ है आपका 10, एंड 1400 पे सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है मैं, और यहाँ पे है 40. ठीक है, और इस तरफ है हमारा मेल्ट, और इस तरफ है हमारा सॉलिड. हमको अब किसका निकालना है, मेल्ट टू सॉलिड निकालना है. सो जॉनी लीवर वाला रूल है जो उल्टा लगता था, मैंने बताया था आपको. सो मेल्ट टू सॉलिड में निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास 20, एंड दिस डिस्टेंस इज अवर हाउ मच 10, और टोटल डिस्टेंस इनके बीच का हमारे पास कितना है 30. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है इनके बीच का हमारे पास 30. सो मेल्ट टू सॉलिड का निकालना है तो वी विल टेक दिस साइड. सो इट विल बिकम एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल बिकम 20 अपॉन टोटल विच इज 30 इंटू 100. इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.66%. ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारा जो सेकेंड पोर्शन है उस पर, दैट इज 1200 वाला पॉइंट, इस पर निकालेंगे. ठीक है, और इसका पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दिस वन. सो यहाँ पे भी लीवर रूल वापस से लगेगा. मेल्ट टू सॉलिड एट 1250 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इसका भी हम बना लेते हैं. तो x का सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. x का कंपोजिशन कहाँ पे आपका, यहाँ पे 30 पे, और इस तरफ
जो है ये वाला पोर्शन, दिस पॉइंट इज गिवन टू एज 25 एंड दिस पॉइंट हियर इट इज गिवन एज 75 ईयर, सो दिस इज 75 ईयर। ठीक है, इस तरफ हमारा मेल्ट है, इस तरफ हमारा सॉलिड है। सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज योर 5 और टोटल हमारा डिस्टेंस है 50। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5/50 इंटू 100 विच इज कम आउट टू बी 10%। ठीक है, एक 10% आ गया और एक 16% आ गया। हमको क्वेश्चन में पूछा है 1400 से 2000 के बीच में मेल्ट का कितना कंपोजिशन होगा। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज 1400 डिग्री टू 1250 डिग्री पे निकालना है। तो व्हाट यू विल डू इज जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। सो 66.66% माइनस योर 10%, it will come out to be 56.66%. so this is the answer of the given question. ठीक है, दो लीवर रोल के क्वेश्चन को कंबाइन किया था, हमको 14 टू इसमें निकालना था। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 56.66%. so let's move to the next question now. yeah, so this is our question number 19. So let's read this one. In a structural controlled fluvial setting, a asymmetrical flight of river terrace T1, T2, T3 shown in the figure was sampled at location L1, means this one. The age of sample at L1 is 30 kilo years, मतलब यहाँ पे 30 kilo years है. Assuming that the terrace were formed entirely due to deformation related upliftment, the average upliftment rate past 30 kA in the region will be. ठीक है, सो रेट क्या होता है हमारा, रेट मतलब कितना आपका अपलिफ्टमेंट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 100 और यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है ये 400 मीटर्स। सो दिस डिस्टेंस इज योर, इतना ही तो अपलिफ्टमेंट हुआ है ना हमारा सी बेड से, तो ये कितना है 300 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 300 मीटर। तो ये तो जनरल फॉर्मूला था। अब रेट निकाल लेंगे हमको अपलिफ्टमेंट पता चल गया। तो रेट इज इक्वल टू 300 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम हमारा कितना है 30 किलो ईयर्स। सो ये जाएगा 30 इंटू 10⁻³ ईयर्स और ये हमको आंसर निकालना है मिलीमीटर्स में, तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जाएगा 300 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर्स बाय 30 इंटू 10⁻³ ईयर्स। So this and this will be cancel out, this 0, 0, 1, 10. So the answer will be 10 millimeter per year. ठीक है, so answer of this question is 10. आपको बस यही पता करना था कि अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है, तो ये यहाँ से ये 300 हमारा आ गया था। So let's move to the next question now. So let's discuss our final question. और ये लास्ट क्वेश्चन है और गेट में भी एग्जैक्टली इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, so in a laboratory experiment, water is charged through a porous rock sample in 2 hours was 10 centimeter cube. The cylindrical rock sample is 10 centimeter long and has a diameter of 50 mm. If the discharge occur at a constant head ये है यहाँ पे की point of 300 centimeter, the coefficient of permeability of the rock is how much? We have to calculate. ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं और फाइनल यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। सो सबसे पहली चीज टाइम हमको गिवन है कितना 2 आवर्स, इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7200 सेकेंड्स। उसके बाद हमको डिस्चार्ज वॉल्यूम दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब पे। ठीक है, उसके बाद लेंथ हमको दिया हुआ है, जो उसकी लेंथ है वो हमको कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर ट्यूब की। इसके अलावा हमको रेडियस दिया हुआ है 25 mm, डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, तो रेडियस हो गया 25 mm, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और जो हेड है उसकी वैल्यू दी हुई है हमको यहाँ पे 300 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जो कांस्टेंट हेड एक्सपेरिमेंट होता है हमारा, कांस्टेंट हेड
परमेमीटर जो होता है उसमें जो हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू होती है VL अपॉन HAT। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसमें। अब ये फॉर्मूले में यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर देंगे हम 10, लेंथ भी है हमारी 10, डिवाइडेड बाय हेड है 300, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो जाएगा 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू हाइट इज अवर ओनली पाई आर स्क्वायर लगेगा, उसका शेप वो है, मतलब सर्कुलर शेप का है। सो दिस विल बी दिस मच एंड टाइम इज गिवन है 7200। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल के आएगा आपका 2.35 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। यहाँ पे हेड को ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे एच को नहीं लिया। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.35। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो आप लोग आप क्रॉस चेक कर लेना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे जैम में भी मॉड्यूल्स आए थे, तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपने मॉड्यूल ज्वाइन नहीं किया तो आप मॉड्यूल भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, काफ़ी मेहनत लग गई यार इस वीडियो को आज रिकॉर्ड करने में। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।